कि कोalition धर्मा फॉलो करना चाहिए, जरा बता दीजिए, समझ नहीं आता कोalition धर्मा क्या है। ये कोalition धर्मा की प्रॉब्लम तो है हमारे सामने। नहीं, कोalition धर्मा है क्या? नहीं, कोalition धर्मा मैं बताऊं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ। हाँ जी बताइए। कोalition धर्मा ये है, यदि मैंने आपकी सरकार के अंदर चाहे बाहर से अंदर से जैसे भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो आप देश के बारे में सोचिए, इंडिविजुअल पार्टी के बारे में सोचिए। हमारी जो एलाइज हैं वो अपनी इंडिविजुअल पार्टी के बारे में सोचते हैं, वो नहीं सोचना चाहिए। नहीं, गद्दी की बात नहीं, इंडिविजुअल पार्टी के बारे में नहीं सोचना। आज इसे और वैसे भी ऐसे है कि एक बार जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद उस सरकार की 5 साल की टर्म होती है। इस बात के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां आज के दिन में एडमिट करेंगी कि कोई भी गद्दी प्यारी ना गद्दी की बात है, इस समय कोई चुनाव नहीं चाहता, क्योंकि देश के लिए भी हितकर नहीं है। कितने सारे मतलब आप चुनाव की बात करते हैं, ये नहीं कि कोई पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी की कर ही नहीं रहे हम बात कांग्रेस पार्टी की तो कर ही नहीं रहे। हम ये कह ही नहीं रहे कि हम भाजपा की या कांग्रेस पार्टी की, हम किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहे। हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि जो कोalition की बात आती है, वहां पर जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका सहयोग इतना जरूरी हो जाता है कि केंद्र में उनकी गद्दी बने रहने के लिए उनका साथ रखना उनको जरूरी होता है। अपनी जो पॉलिसीज देनी है वो कोई वो नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम एफडीआई का ले सकते हैं। नहीं, अच्छा मैं एफडीआई में लेटर बनाऊंगा, छोड़ो उस बात को। एफडीआई कोई बुरी प्रपोजिशन नहीं थी किसी हालत में। एफडीआई किसान के हक में थी, एफडीआई से इन्फ्लेशन कम होता। ये एक तो पॉलिटिकल अपोजिशन टू द एफडीआई, दैट वाज बिकॉज दिस वाज बीइंग टेकन। एफडीआई का एक कंट्रोवर्शियल, इसीलिए तो ठंडे बस्ते में गया ना। नहीं, इसीलिए तो वो ठंडे बस्ते में गया। एफडीआई एक कंट्रोवर्शियल है which is not a part of budget. नहीं, this is not a part of budget. हम एफडीआई को तो हमारी बजट की बात नहीं होगी, एफडीआई के बारे में। अगर मुझे जितना बाकी सहभागियों को समय मिल रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से अगर आधा भी मुझे दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और मैं अपना विषय इसमें आपकी अनुमति से इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी कहिए। कोalition धर्म के बारे में आपने पूछा है। कई बार की कोalition सरकारें हम सब लोगों ने देखी है। इस बार की जो कोalition की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 है, वो लूट के माल में बंटवारे का नाम कोalition धर्म है। वेस्ट बंगाल सबसे प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने जिस टाइम पे डील होनी थी फाइनल, आप देखिए, जब आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए कि लूट के माल में बात यह है कि जी बता जी, हम चाहेंगे प्रदीप जी अपनी बात यह है कि पार्लियामेंट्री जब डिस्कशन हो रही है तो ये लूट नहीं, हम भी पता नहीं क्या कह सकते हैं उस बात के 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये लूट की सरकार क्या, लोगों ने इलेक्टेड सरकार चुनी है, सरकार चुनी है, अगर लूटर को लगती है तो लोग उनको डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब ऐसे तो स्टेटों के अंदर कितनी आपकी सरकार चलती है और क्या कितने स्कैंडल है और कितने वो होते हैं। आप सरकारें लूट की नहीं होती है, सरकार के लोगों के लिए सरकार चलती है, सरकार लूटने के लिए नहीं होती है लोग। नहीं, मुझे अगर बोलने दें तो मैं कुछ कहूँ। जी बोलिए, हम कह रहे हैं, आप बोलिए। जी हमारा तो इतना लूट की सरकार पे नहीं, आपने अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए आपकी, ठीक है, बाकी आप बोलिए, कोई इतराज थोड़ा। जी कहिए प्रदीप जी। मैं कह रहा हूँ, सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े घोटाले सामने पिछले कई वर्षों में सामने आए हैं, उसको भी रोकने के अंदर कोalition धर्म का बहाना लगाया गया है। मुझे लगता है कि ये कोalition धर्म उसमें अड़े नहीं आ रहा है। इस समय देश में पॉलिटिकल विल का अभाव है, राजनीतिक साहस की कमी है। नेतृत्व के अंदर जिस तरह का साहस चाहिए फैसले लेने के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर जो कमी दिखाई दे रही है, उस कमी का बोझ पूरा देश भुगत रहा है। जी प्रदीप जी, आपसे बात करूंगी, कोalition के कारण ही ये कमी आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोalition की सरकारें पहले भी रही हैं। उसका सहारा लिया जा रहा है ना। कोalition की सरकार कोई पहली बार नहीं है, बल्कि सरकार बचाने के लिए आपस में जो बंटवारा किया जा रहा है चीजों का, देश के साधनों का, संसाधनों का, मैं उसको लूट के माल की शब्द की बजाय मैं दूसरा शब्द दे रहा हूं कि देश के साधनों और संसाधनों का कुछ लोगों के बीच में बंटवारा करके अपनी गद्दी को सुरक्षित करने की बात जो की जा रही है, इसके कारण से मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विल के अभाव में कोalition धर्म का बहाना लगाकर अपने आप को बचाने का एक ऐसा सुरक्षित सा कवच बनाया जा रहा है जो मुझे लगता है कि उचित नहीं। आप ये कांग्रेस सरकार की बात करें ना, यूपीए गवर्नमेंट की बात करें ना? जी अच्छा, मैं अगर आपसे थोड़ा सा चाहूंगा 1 मिनट के लिए, दिस इज भ्रष्टाचार का मुद्दा सारे देश के लिए। हाँ बिल्कुल है। भ्रष्टाचार कोई
कांग्रेस के नहीं, सभी जितनी पार्टियां हाँ, सबकी देन है, उतनी पार्टियां हैं। पर आज के दिन में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैक्सिमम कदम उठाए हैं तो कांग्रेस सरकार जी बत्रा जी, मैं अपनी बात सिंसियर है उसके लिए बातें। किसको बख्शो? मैं धर्म की बात क्या है, मिनिस्टर अंदर गया, उसके बाद पूरी इंक्वायरी की, एवरीथिंग नहीं वो बात मिनिस्टर सरकार ने अंदर नहीं किया, मिनिस्टर नहीं। अब मैं मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गया। सरकार और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि मेरे मंत्री बिल्कुल बेदाग हैं। कपिल सिब्बल कहते रहे 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा बिल्कुल गलत है और बिल्कुल जीरो लॉस हुआ है, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार बचाव करती रही। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बार बार सरकार की खिंचाई करते हुए और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके कारनामों को उजागर करते हुए तब उनको जेल में जाना पड़ा है। इसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाए, मैं इससे सहमत हूं। प्रदीप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी माफ कीजिए, मैं भी रोकना चाहूंगी। इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जो विषय उस पर आए तो अच्छा रहेगा। आप विषय को डाइवर्ट मत करिए। विषय को डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, कौन कर रहा है? आप डाइवर्ट कर रहे हैं। You are talking about something else. You are talking about 2G. You are talking about the corruption. It's not a we are with the budget. देखिए मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। डाइवर्ट साक्षी जी ने जब पूछा पॉल्यूशन के बारे में, आप दोनों ने जवाब दिया। आप दोनों ने जवाब दिया। आप बिजली पर पहुंचे, आप FDI पर पहुंचे। मैं प्रदीप जी आपसे ही बात करना चाहूंगी, कोलिशन पे ही बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, आपने कांग्रेस सरकार की बात की है, अब मैं आती हूँ आपकी गवर्नमेंट में। हाँ ठीक है, बीजेपी पे जब बीजेपी का शासनकाल था, यशवंत सिन्हा जी जो 2002 के बजट की हम बात करें, उनके स्पीच में भी आया था, हमारी ये बात निकल कर आई थी। वहां पर भी तो कोलिशन गवर्नमेंट की ही चीजें निकल कर आती थी। ये बात तो आप नहीं कह सकते कि आप जो कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं सिर्फ वहां पर कोलिशन कहां से, ये तो हर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर जी माफ कीजिए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। हम यहाँ पर बजट डिस्कस कर रहे हैं या इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ तो आप बताएं, तो आपने विषय शुरू किया। बिल्कुल, मैं आपको बता ही रही हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कहना चाह रही हूँ हम यहाँ पर इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल कांग्रेस या बीजेपी डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्सेस क्यों आ जाता है पॉलिसीज में, क्यों अपनी गद्दी प्यारी हो जाती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बीच में आ जाए, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट है। ऐसा होता है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। गवर्नमेंट ने 24 दलों की सरकार बनाकर जी और सभी दलों को साथ लेकर नहीं, आपने कहा इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इट। यू टॉक इट दैट इस बजट के अंदर लोगों को क्या क्या सहूलतें दी गई, क्या क्या हमने स्टेप्स उठाए हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, उसके लिए कितना एफर्ट्स किया है, हमारा जीडीपी कितना है। दीज आर द थिंग्स व्हिच मटेरियल जिनके आधार पर हमने चलना है। जी बिल्कुल, राजनीतिक भाषण तो अभी आप रेल बजट की बात करें, हर आदमी ने रेल बजट को अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, सबने उनको क्या मनमोहन सिंह जी ने बोल दिया कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। साक्षी जी, आज के टाइम पे इवन मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं भी नहीं चाहती इलेक्शन हो, क्योंकि एक अननेसेसरी बर्डन जो है किसी के ऊपर नहीं डाल सकते आप, सभी लोगों के ऊपर बर्डन आएगा यदि आप इलेक्शन कराते हैं आज के टाइम में। तो यहाँ पर कोई लालच और उस वाली बात नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फेमस है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये उन्हीं की देन है। वो आज प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ एलाइज। जो साथ वाले जो पक्ष है वो उनके, अब मुझे तो कई बार ममता जी की, मतलब मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आम मानुस का बजट होना चाहिए। अरे कोई मतलब कोई बेवकूफ इंसान बैठे हैं, कौन आम मानुस का बजट होना चाहिए? उस बजट के अंदर उन्होंने रेलवे के अंदर बहुत अच्छा किया था कि रेलवे की इंप्रूवमेंट होगी। तो वहां पर तो ये जो एलआईसी की जो है कि वो मिसयूजिंग ऑफ सीपीआई का देख लीजिए, पहले जो बिल था वो उन जो है मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने पीछा छुड़ा के उनका पीछा वो पास हुआ बाकायदा जो है दोबारा। मतलब मैं किसी पार्टी से रिलेट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल जिसका भी जो अच्छी बातें हैं वो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वो मुझे बोलनी चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एफडीआई आनी चाहिए थी रिटेल के अंदर, जो इतना सारा प्राइस चेन है वो आपका खत्म हो जाता, जो मीडियोकर नहीं आ पाई। और हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एफडीआई बेशक कंट्रोवर्शियल है, आपकी कंट्री में तो हमेशा कैपिटल की कमी रही है। अब दूसरे से आप लोन लेकर आप यदि अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कहां से जो इंटरेस्ट जो जाएगा वो नहीं, वो आपको इनकम टैक्स के ऊपर डालना पड़ेगा ना, पेयर्स के ऊपर रेवेन्यू तो जनरेट करनी है सरकार को, ही पड़ेगा जी। तो आपके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। कैसे सुधरे तो ये बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले।
अगर आप इस विषय पे डिस्कशन कराएंगी तो मैं समझता हूं कि सबके पॉजिटिव सजेशंस आ सकेंगे। जी, हमारी डिस्कशन का टॉपिक ही यही है प्रदीप जी कि कहां पर सरकारें चूक जाती हैं जब बात आती है इकोनॉमी की, जब बात आती है अर्थव्यवस्था के फायदे की। हम अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे, हम अपने टॉपिक पे ही है। अगर मैं डिस्कशन की बात करूं तो मैं वही डिस्कस कर रही हूं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, आपकी बात को मैंने काटा। अब इकोनॉमिक पॉलिसी को देख लीजिए आप। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सरकारी वितरण जो आप बोलते हैं, गरीब तक वो अनाज पहुंचना चाहिए। अब सेंटर ने दे दिया कि 50-50 उसके अंदर सब्सिडी बियर करनी होती है, स्टेट वहां से उठाती नहीं है, सड़ जाता वहां पर अनाज। तो ये जो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इस तरह की जो मतलब आपकी जो एक मतलब आप एक रीजनल जो पार्टीज आई ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। और वही बात आती है, फिर से वही पॉलिसी की बात आती है कि वो जो पॉलिसी मेकिंग है वहां पर कहीं ना कहीं कमी होती है और इम्प्लीमेंटेशन की आगे दिक्कत आ जाती है, मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वो चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, मैडम आपसे ही पूछती हूँ, अगर हम लेबर लॉज की बात करें, हमारे आज के टाइम पर भी 1948 और 50 के लेबर लॉज को ही चलते चले आ रहे हैं, क्या इसमें कोई कमी नहीं है? नहीं, पीछे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जो है रिफॉर्मेटिव हुए हैं, काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं पिछले अनेक सालों में, लेबर लेकिन और ज्यादा उसकी गुंजाइश है। अब जो अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको उसमें कवरअप करने की जरूरत है। अदरवाइज साक्षी, यदि आप देखेंगे यूएस से यदि कंपेयर करेंगे ना, यूएस के अंदर अब जैसे मान लो मैं एक फीमेल जो प्रोफेसर हूँ, एक मेल प्रोफेसर, दोनों को बराबर की सैलरी मिलती है। यूएस के अंदर दोनों को मेल और फीमेल को बराबर की सैलरी मिलती है। नॉट इवन जापान। हाँ, नॉट इवन। हमारे जो है रिफॉर्मेटिव लेबर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो पैसा सेंटर से जो स्टेट में आता है ना, जो बीच की जो मॉनिटरिंग है, जो वो कहीं ना कहीं जो वो गड़बड़ हो जाता है और वो उसमें मतलब गवर्नमेंट को भी जो सब्सिडी का बर्डन जो बियर करना पड़ता है, उसको जो है उस लीकेजेस को चेक करने की जरूरत है कि जो मॉनिटरिंग, हालांकि अभी लोग भी थोड़ा अवेयर हुए हैं, मतलब ये नहीं कि करप्टिव एक्ट भी हुए, लेकिन बहुत सारे मिनिस्टर बिहाइंड बार भी गए, ये भी एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव होता है। तो अगली हो सकता है द पीपल दे कैन थिंक ऑफ कि इस तरह की जो है करप्टिव एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज ना हो। लेकिन इसमें सभी हमारी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यदि करप्शन को खत्म करना है। एक जो है कोई बच्चा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान का नागरिक है। हम किसी के ऊपर जो है ये नहीं कर सकते नहीं जी वो फलाना वो करप्शन खत्म करेगा। यदि मैं हर किसी को, each and every individual they should have to participate and they are responsible. Yes, they are responsible for corruption. Exactly. अब मुझे छोटे छोटे बेनिफिट चाहिए होते तो मैं करप्शन करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो वो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मुझे उस वे पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो हर इंसान को सोचने की जरूरत है, तभी आप सोसाइटी को जो है यस अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी पड़ेगी, तभी यू कैन थिंक ऑफ। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देश का जो आर्थिक बजट है जिससे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आती है और आने वाले एक साल में नहीं बल्कि आने वाले सालों का अंदाज उस बजट से लगता है और उसमें उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए कभी कभी या आमतौर पर कि दिक्कतें भी आती हैं, कमी भी रह जाती हैं। इसलिए मैं कुछ सुझाव के तौर पर कुछ बात जोड़ना चाहता हूं। जी जी। एक तो देश में आयात किन किन चीजों का किया जाए उस सूची पर पुनर्विचार होना चाहिए जी। कितनी चीजें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के व्यक्तियों के आम जनजीवन के लिए आवश्यक